आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2023 के 7 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स मैंने तेलंगाना के मैगज़ीन्स और तेलंगाना टुडे और दूसरे अथेंटिक सोर्सेज से लिया। इसका पीडीएफ भी मेरे पास मौजूद है, आप चाहें तो वो मेरे पास से ले सकते। तो लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। अब मैं जो है आने वाले दिनों में पर मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स को अपलोड करता जाऊंगा। पहले मैं बुक बना दिया था, लेकिन फिर मैं सोचा इसको पब्लिश करना काफ़ी टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि वीडियो बना दो। जिसको चाहिए वो लोग पीडीएफ भी ले सकते। तो बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोग तकरीबन 7 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ये तो बिल्कुल इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि सोलार रूफ साइकिलिंग ट्रैक का हैदराबाद में इनाग्रेशन हुआ। तो ये कहाँ पर है? ये आपको नारसंगी के पास है। यहाँ पे आप कई टेक्नोलॉजी की कंपनीज मौजूद है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 23 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक साइकिलिंग ट्रैक का इफ्तिताह किया गया, जो कि सोलार साइकिलिंग ट्रैक है, जो कि आप देख सकते हैं कि दुनिया का सेकंड सोलार रूफ कवर्ड साइकिल ट्रैक है। ये एक ऐसा साइकिल ट्रैक है जिसकी जो रूफ है वो सोलार की है। तो ये एक साउथ कोरियन मॉडल से इसको बनाया गया और इसके 2 सेक्शन से, एक पिंक लाइन है जो कि 8.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ननकरामगुड़ा से तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी तक है, और दूसरा जो है ब्लू लाइन है जो कि 14.5 किलोमीटर है, नारसंगी से जो है कोल्लूर तक है। तो इससे क्या होता, एक तो साइकिल ट्रैक है, लोग आते साइकिल चला लेते, इससे हेल्दी लिविंग बनती, उसके साथ साथ जो है सोलार रूफ जनरेशन, सोलार पावर जनरेशन भी होता। क्योंकि आपको तो मालूम है कि इंडिया में जो भी पावर जनरेट होता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज थर्मल तरीके से होता है, यानी कि कोयला गर्म करके, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, माहौलियात के खिलाफ है। लेकिन ये जो सोलार है ये बिल्कुल माहौलियात के मुताबिक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि 16 मेगावाट पावर को जनरेट करेंगे, और इस एनर्जी से क्या करेंगे कि कई स्ट्रीट लाइट्स जो वहाँ के आसपास के इलाकों में है, वहाँ के लिए जो बिजली की ज़रूरत पड़ती, करंट की ज़रूरत, उसको पूरा करेंगे HMDA लिमिट्स के अंदर। तो ये बात आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के एंगल में भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो साइकिलिंग ट्रैक्स रहते हैं, इससे क्या होता है कि नॉन मोटर ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पे इंजन या मोटर यूज़ नहीं होता, जहाँ से धुआं नहीं निकलता, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टेशन को ये प्रमोट करता और कार्बन एमिशन को जो है कम करता, और ये एक बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट कहा जा सकता। तो ये है। अब आपको एक सवाल ये है कि कार्बन एमिशन किसको बोलते हैं? तो कार्बन एमिशन क्या है कि वो इनविजिबल गैसेस रहते जो हमारे को नज़र नहीं आते, जो जलाते हुए, मतलब कार से, बाइक से, फैक्ट्री से, पावर प्लांट से जो आपको गैसेस निकलते, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, जिससे माहौलियात को नुकसान पहुंचता है, इसको आप कम कर सकते। दूसरा, हैदराबाद का एक अपना ब्रांड इमेज भी इन चीज़ों से बन जाता। कोई भी इन्वेस्टर है तो उसको बहुत अच्छी, ये चीज़ें बहुत अच्छी नजर आती। तो सेकंड करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दिया है। तो ये कैसा हुआ? ये यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2023 में, तो उस मीटिंग में इस प्रपोजल को अप्रूव किया गया। तो इसका नाम क्या है? सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये सारक्का कौन है बोलते? सम्मक्का सारक्का आप तो जानते हैं कि एक ट्राइबल फिगर है, एक मतलब एक कबायली शख्सियात हैं। मैं अभी उस पर भी बात करूंगा कि कौन है सम्मक्का सारक्का जातरा की मुनासिबत से, कि आपको तो मालूम है ये आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये एक ट्राइबल इशू के तौर पे तेलंगाना कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सम्मक्का सारक्का कौन है? तो मालूम है मेडारम जातरा मनाया जाता, हर 2 साल में एक मरतबा होता, और ये क्या है कि कुंभ मेला के बाद ये जो है सेकंड लार्जेस्ट फेयर है, मेला है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? कोया ट्राइब, ये नाम याद रखिए, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन तेलंगाना। ये सवाल आ सकता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करा कि तेलंगाना में दूसरी सबसे बड़ी कबायली कम्युनिटी कौन सी है? तो वो कोया ट्राइब है, और इसी कोया ट्राइब की तरफ से इस फेस्टिवल को, इस फेयर को मनाया जाता, इस मेले को मुनक्किद किया जाता। तो ये जो मेला होता ये किसके यादगार में होता? तो यहाँ पे सम्मक्का और सारक्का, तो ये लोग कौन है? सम्मक्का जो है मदर है, और सारालम्मा जो है उनकी बेटी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि 13वीं सदी में जो रूलिंग अथॉरिटी रहती, ठीक है, जो काकतीय दौर में, तो उनके खिलाफ जो भी उनके ऊपर जुल्म होता उसके खिलाफ ये लोग लड़े थे। तो उनके जो सैक्रिफाइसेस है, उनकी बहादुरी और शुजाअत को याद करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं, और कुछ भी और मजीद इन्फॉर्म, क्योंकि करंट अफेयर में तो कभी भी कोई भी ये नहीं पूछता कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी को अप्रूव करे या नहीं करे, बल्कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता कि आप कितना डेप्थ में जा रहे हैं। तो मेडारम ये एक जहाँ पे ये जो मेला लगता,
तो ये कहाँ पे है, ईटू नागारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हदूद में आता, और ये कहाँ पे है, अगर देखा जाए तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो ये क्या होता कि किस महीने में ये फेयर होता, ये जो है फरवरी के मेघा मंथ जो रहता वहाँ उस महीने में जो फुल मून डे के दिन ये मुनक्किद होता, कई दिन तक चलता है। तो कोया ट्राइब तो आपको मालूम है कि आदिवासी ट्राइब है तेलंगाना में, और ये लोग जो है एसटी कम्युनिटी के अंदर में आते, और ये तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है यहाँ पे ये कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो ये उसी फेस्टिवल की मुनासिबत से इस यूनिवर्सिटी का नाम है कि मेडारम जात्रा जो है बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है, आपको तो याद रखना है, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के स्पिरिट ऑफ रेसिस्टेंस, मुजाहिमत की जो स्पिरिट होती, जो जज्बा होता, उसको जाहिर करने के लिए और उनके जो हेरिटेज रहता, उनका जो वरसा रहता, उसको बताते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता। तो उसी मुनासिबत से सारक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इसलिए कायम किया जा रहा है क्योंकि ये जो इलाका है, मतलब जो तेलंगाना के इलाके में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इसको कायम किया जा रहा है। तो ये बातें आप याद रखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, तीसरा करंट अफेयर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी आए थे उस दौर में तो कई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करे थे अक्टूबर 2023 में। तो उसमें ये भी था कि पेट्रो प्रोडक्ट पाइपलाइन तेलंगाना में, आपको ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करे थे कि कृष्णापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से लेके हैदराबाद तक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन मतलब उस पाइपलाइन से पेट्रोल भी आ सकता, उस पाइपलाइन से जो भी फ्यूल की दूसरी चीज़ें रहती, उस पाइपलाइन से गैस भी आ सकता। तो इसका एक मतलब संग बुनियाद रखे थे। तो इससे क्या होता, ये कौन बना रहे, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है, मतलब PSU है। तो वो बात याद रखिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ये क्या है, 425 किलोमीटर तवील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैदराबाद है और ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश है। यहाँ से लेके क्योंकि कृष्णापट्टनम क्या है कि एक मतलब समंदरी इलाका है, पोर्ट इलाका है, तो वहाँ से गैस मतलब समंदर का एक्सेस तेलंगाना को नहीं है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं तेलंगाना, क्योंकि वो पूरा चारों तरफ से ज़मीन है, हमारे पास जो है समंदर का कोई बॉर्डर नहीं है। तो कृष्णापट्टनम आंध्रा में है, तो वहाँ से समंदर का रूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1940 करोड़ रुपए का इसका खर्चा है, और इससे जो है सालाना 2.6 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो है ना कैपेसिटी है इसको हैंडल करने का। तो ये आप कृष्णापट्टनम से ये हैदराबाद तक, मतलब मलकापुर जो कि आपके हैदराबाद के जो चरलापल्ली के पास है, वहाँ तक ये आता। तो इससे क्या होता है कि आने वाले दिनों में जो फ्यूल की ज़रूरतें हैं, गैस की ज़रूरतें हैं, वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं। इर्रेस्पेक्ट मतलब वो जो रोड लाइन वगैरह का जो मसला रहता वो नहीं रहता, डायरेक्ट पाइपलाइन से कनेक्शन होता। तो अब यहाँ पे और एक हमारा जो चौथा करंट अफेयर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल म्यूजियम का इफ्तिताह हुआ था हैदराबाद में। तो ये क्या है, रामजी गोंड मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। आपको मालूम है रामजी गोंड के बारे में मेरे कई वीडियोस भी है। रामजी गोंड क्या है, एक ऐसे ट्राइबल फिगर हैं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ उन्होंने लड़े थे, ठीक है। उनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उनके जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो बहादुरी है, उसको बताते हुए कोई वहाँ पे फन पारे रहते, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रहता, वहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें हैं। तो वो म्यूज़ियम में जाने के बाद उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, उनके सैक्रिफाइस के बारे में, उनके मिशन के बारे में सब कुछ पता चलता। तो ये भी जो है करंट अफेयर्स और तेलंगाना कल्चर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामजी गोंड के बारे में तो अब हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्रिटिश ट्रीट, क्या है, टायरनी बोलते हैं इसको, ठीक है। टायरनी मतलब ब्रिटिश टायरनी, ये वर्ड याद रखिए, TYRANNY। टायरनी का मतलब ये रहता कि जो ब्रिटिश वालों का जो क्रूएल एटीट्यूड है, जो वहशियाना तरीका रहता, जो भी उनके खिलाफ लड़ता, उनके साथ किस तरह से डील करते, उनका जो सख्त रवैया रहता, उसको बताने के लिए टायरनी का वर्ड यूज होता। तो ठीक है, तो उसके खिलाफ रामजी गोंड लड़े थे, तो वो बात है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये जो हीरोज़ हैं, ठीक है, ना सिर्फ रामजी गोंड बल्कि उनके मिशन पे जो जो काम करे थे उन सब के बारे में यहाँ पे है। तो इस म्यूज़ियम में जो है उनके ट्राइबल कम्युनिटी के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहने वाली हैं। तो ये कहाँ पे है, ये एबिट्स पे है। तो अब यहाँ पे एक दो तीन एक्स्ट्रा मालूमात है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस म्यूज़ियम में क्या है कि दस्तावेज़ है, अशियाए सबूत है, सनद है, तहरीरी सबूत, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। आर्ट वर्क भी है वहाँ पे, और एक बनियन ट्री ऑफ 1000 नूसेस, ठीक है। तो एक बनियन ट्री आप तो जानते हैं कि वहाँ पे क्या रहता कि उसके जो है ना शाखें रहती, 1000 शाखें। तो
बताया जाता कि ब्रिटिश वाले रामजी गोल्ड और उसके उनके बाद जो जो लोग मतलब लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे तो उनको जो है लटका दिए थे। वो जो एक झाड़ रहता ना जिसकी कई लंबी लंबी क्या बोलते हैं, बनियन ट्री बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, तो उसको लटका दिए थे, उसकी जो लंबी लंबी शाखें होती तो उसको लटका दिए थे। तो ये बताया जाता है कि हज़ारों लोगों को जो है फांसी पे चढ़ा के जो है उसको लटका के छोड़ दिए थे। तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए जारी किए थे और अब जो है 10 करोड़ रुपए मजीद अगस्त 2023 में मजीद जारी किया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए ज़मीन दी थी, 0.75 एकड़ ज़मीन दी थी और अब इसका खर्चा आगे बढ़ के जो है 34 करोड़ रुपए तक हो सकता है। बहरहाल अब हमारा जो है फिफ्थ करंट अफेयर ये है, बहुत अहम ये भी हिस्सा है मतलब हमारे तेलंगाना इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वो ये है कि 2 फ्रेंच एरोस्पेस कंपनीज जो है स्काई रूट कंपनी के साथ मुआहिदा करे थे। तो स्काई रूट कंपनी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्काई रूट जो है तेलंगाना का एक ऐसा स्टार्टअप है जो स्पेस के मैदान में काम करता, ठीक है। तो स्काई रूट, उसका पूरा नाम स्काई रूट एरोस्पेस है। तो एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, यानी स्पेस मतलब खलाई टेक्नोलॉजी का एक स्टार्टअप है जो कि अपना फर्स्ट कमर्शियल मिशन मतलब कमर्शियल क्या बोलते हैं कमर्शियल मिशन भेजा था। जैसा कि मालूम है कि आपको वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए होता, तो उसका नाम क्या है, विक्रम-1 ऑर्बिट रॉकेट, ठीक है, इसका नाम है। ये कमर्शियल रॉकेट है, तो उसको यह स्काई रूट एरोस्पेस ने भेजा था। तो इसके साथ 2 फ्रेंच कंपनियां आके मुआहिदा करें। अब समझिए जो स्टार्टअप हैदराबाद में कायम हो उसके साथ 2 फ्रेंच कंपनियां अपने खलाई मिशन के लिए आके मुआहिदा कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके 3D मैपिंग वगैरह को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ, स्काई रूट के हैदराबाद फैसिलिटी मतलब हैदराबाद के ऑफिस में हुआ। इससे क्या होता कि जो सैटेलाइट कंपनीज रहते वो लोग क्या करते कि स्काई रूट रॉकेट का इस्तेमाल करके उसके डेटा को इस्तेमाल करके अपने जो ज़रूरियात है उसको पूरे करते। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे और 2-3 बातें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में पढ़ना है कि स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में मौजूद है और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करके मतलब क्या करते हैं 3D प्रिंटिंग और कार्बन कंपोजिट बॉडीज़, ठीक है, इनको मतलब वहाँ जाने के बाद रॉकेट 3D प्रिंटिंग और कार्बन कंपोजिट बॉडीज़ वो लोग प्रिंट करते। तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। और इसमें क्या है, ये जो करंट अफेयर है, ये जो इशू है, इससे मालूम होता कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस हद तक बढ़ रहा स्पेस टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे जो हैदराबाद की कंपनी है। तो आपसे मेरा सवाल है, स्पेस टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो इसको पढ़ना पड़ता, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ, स्पेस टेक मतलब खलाई टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। इसमें टूल्स, वो टूल्स और इक्विपमेंट और सिस्टम्स की बात होती जो जिनको यूज़ करके आप स्पेस को एक्सप्लोर करते। स्पेस का मतलब स्पेस में प्लैनेट्स भी आते, स्टार्स भी आते, गैलेक्सीज भी आते, उसको आप एक्सप्लोर करते। उसमें रॉकेट्स की भी बात होती है, सैटेलाइट की भी बात होती है, टेलीस्कोप्स की बात होती है और स्पेस के बारे में और भी कई चीज़ों की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। तो हमारा 6वां करंट अफेयर ये है कि हैदराबाद में एक नए काउंसिल का इफ्तिताह करे थे। तो वो काउंसिल क्या है कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स काउंसिल। तो ये क्या रहता है कि आपको मालूम है कि ये अपने आप में एक अनोखा काउंसिल है जो कि लॉ एनफोर्समेंट का काम करता है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो इसको उस वक्त के डीजीपी तेलंगाना के अंजनी कुमार और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आईटी डिपार्टमेंट के जयेश रंजन, ये लोग इफ्तिताह करे थे। कहाँ पे? साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में। तो ये काउंसिल करता क्या कि पब्लिक और प्राइवेट इदारों, पब्लिक इदारे मतलब जो भी गवर्नमेंट इदारे हैं, पुलिस हैं और जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं और जो भी आपको मालूम है कि जो बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं उनके साथ टाई अप करता और साथ में प्राइवेट इदारों से भी मिलके जो है तेलंगाना में जो साइबर क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता। तो साइबर क्राइम इतना इशू क्यों है? क्योंकि साल 2023 में $8 ट्रिलियन रुपए ने $8 ट्रिलियन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इतना साइबर क्रिमिनल्स जो है लूट लिए लोगों का। $8 ट्रिलियन का मतलब इंडिया जैसा कंट्री जो है मतलब सुपर पावर बन जा सकता, इतना पैसा ये लोग जो है सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का पैसा खा गए। तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये काउंसिल कायम किया गया। तो ये क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का काम करता तेलंगाना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जहाँ पे पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब निजी इदारे मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जैसा आपको मालूम है डिजिटल जितना हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं साइबर क्राइम्स का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता। तो हाल लास्ट ईयर पूरी दुनिया में 300% इजाफा हुआ साइबर क्राइम्स में। तो इस सिलसिले में डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस काउंसिल को कायम किया गया, आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि AFE अमेज़ॉन फ्यूचर इंजीनियर
ये प्रोग्राम अमेज़ॉन कंपनी जो है पूरे इंडिया में कर रही, तेलंगाना में भी कर रही है। ये लोग तेलंगाना में इस वक्त जो तेलंगाना के सोशल वेलफेयर स्कूल्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं, जाके जो है बच्चों को मैथ्स, साइंस और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन दे रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप यूजुअली पैसे देके आपको वहाँ से हासिल करना पड़ता, उसके लेसन्स को हासिल करने के लिए आपको $50 $100 देना पड़ता, वो भी बताऊँगा आपको। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि तेलंगाना के 70 सोशल वेलफेयर स्कूल्स में जो है अमेज़ॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करे थे। तो ये लोग वर्कशॉप करते उस स्कूलों में, और वहाँ पे ये लोग करते क्या कि बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, खासतौर पे जो लोग फ्यूचर में इंजीनियर बनना है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एमटेक बीटेक वगैरह करते, उनको जो है पहले से एक उनका प्लेटफॉर्म है माइंड स्पार्क। ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आप एक्सेस करने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है, लेकिन ये लोग जो AFE के थ्रू करते हैं उसमें फ्री एक्सेस रहता। तो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और तेलुगु सीख सकते। तो एक माइंड स्पार्क क्या है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से जो है आप टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख सकते। इससे जो है मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो बच्चों को इंजीनियर बनाए, तो वो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो इसमें जो है तकरीबन 70 अफराद स्टूडेंट्स अटेंड करे थे। इसमें जो है मैथ्स, इंग्लिश और तेलुगु की तालीम दी जाती। तो इनका मकसद ये है कि तेलंगाना में जो है बच्चों के लिए, जो खास तौर पे जो सोशल वेलफेयर स्कूल्स हैं उसमें बच्चों के लिए एक ज़रीन करियर के मौके पैदा करने के लिए इसको पैदा किया गया। तो 100% ये चीज़ें जो है हम लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।